जय हिंद। हम पढ़ रहे हैं ग्लैंड। ग्लैंड में हम आपको बता दिए थे ग्लैंड ग्रंथि मतलब ग्रंथि। इसको 3 पार्ट में डिफाइन किया गया था। पहला पार्ट था बहिस्रावी ग्रंथि और दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथि और तीसरा बता दिए थे मतलब मिक्स्ड क्राइन ग्लैंड मतलब मिश्रित स्रावी ग्रंथि। तो जो बहिस्रावी ग्रंथि है इसलिए तीनों में हम डिफरेंस बता दिए थे, अंतर बता दिए थे, लेकिन इसको डिटेल्स में समझना है तो बहिस्रावी ग्रंथि को हम डिटेल्स में समझ लिए हैं। उसका एक एक जो ग्रंथि होती है, जो एक एक एंजाइम निकलता है बहिस्रावी ग्रंथि में, हम उसको समझ लिए हैं। ठीक है, अब देखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। तो बहिस्रावी ग्रंथि में क्या देखे थे? बहिस्रावी ग्रंथि में ये देखे थे कि बहिस्रावी ग्रंथि से एंजाइम निकलता है और वो किसी भी हाल में ब्लड के संपर्क में नहीं आता है, इसीलिए उसको बाहर निकलने के लिए डक्ट या नली की जरूरत होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि जो है इसमें से हार्मोन निकलता है और ये हर हाल में ब्लड के संपर्क में आना है इसको, इसीलिए इसमें डक्ट या नली की जरूरत नहीं होती है। अगर हमारे शरीर में हार्मोन निकल रहा है और उसको पूरे ब्लड में मिलना है तो पूरे शरीर में ब्लड है और पूरे शरीर में ब्लड है तो पूरे शरीर में हार्मोन मिलेगा, तो इसमें डक्ट या नली की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ गए अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में। अब इसको हम डिटेल्स में समझ लेते हैं। पहला देखिए हाइपोथैलेमस। ये जो हाइपोथैलेमस है ये नर्वस हार्मोन निकालता है। ये हाइपोथैलेमस नर्वस हार्मोन निकालता है और ये सभी अंतःस्रावी को कंट्रोल करता है। ठीक है, हम आपको जब ब्रेन पढ़ा रहे थे उसमें आपको डिटेल्स में बताए हैं हाइपोथैलेमस का वर्क क्या है। ठीक है, ये इसका अच्छे से उसमें डिटेल्स में समझाया गया है ब्रेन में। लेकिन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं बहिस्रावी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ रहे हैं, तो इसमें सिर्फ हम इसका वर्क बताएंगे। ठीक है, इसका वर्क क्या है बस इतना ही जानेंगे। इसके बारे में हाँ डिटेल्स में देखना है तो आप ब्रेन जो चैप्टर है पार्ट है उसको देख सकते हैं आप। ठीक है, ये जो हाइपोथैलेमस है ये क्या चीज का वो करता है, मतलब इसको क्या फील होता है, अंदर की जितनी भी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए हमें भूख लग रहा है, हमें प्यास लग रहा है, हमें किसी से नफरत हो गया, हमें किसी से घृणा हो गया, हमें किसी से प्रेम हो गया, तो ये कौन करता है, ये कौन मतलब कंट्रोल करता है, ये करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का ही वर्क है। ठीक है, ये क्या निकालता है, नर्वस हार्मोन निकालता है और ये सभी अंतःस्रावी को कंट्रोल करता है, मतलब अंदर की जितनी भी फीलिंग होती है उनको कंट्रोल में करता है। आपको हम पहले अभी बता दिए हैं कि भूख प्यास ये सब का करता है। ठीक है, अब देखते हैं पेनल। ये पेनल जो होती है ये कौन सी मतलब हार्मोन निकालती है, ये निकालता है मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन। ये सेरोटोनिन और मेलाटोनिन निकालता है। तो मेलाटोनिन जो है आप याद रख सकते हैं मेलेलिन से। देखिए मेलेलिन जो होता है, मेलेलिन के कारण ही जो हमारा स्किन है जिसमें ज़्यादा मेलेलिन की मतलब ज़्यादा होती है, जिसमें उसका स्किन जो होता है ज़्यादा सांवला दिखता है, मतलब उसका डार्क होता है स्किन। ठीक है, जिसमें मेलेलिन ज़्यादा होता है और जिसमें मेलेलिन ज़्यादा हो तो उसको कैंसर होने की भी चांसेस कम होती हैं। जिसमें मेलेलिन की कमी हो जाती है उनका जो शरीर है ज़्यादा ही वाइट दिखने लगता है, मतलब सफ़ेद सफ़ेद, मतलब कहते हैं गोरा का मतलब गोरा दिखने लगता है ज़्यादा ही, तो उनमें क्या है कैंसर की चांसेस ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, जिसमें मेलेलिन होती है उसमें कैंसर की चांसेस कम होती हैं। ठीक है, तो आप मेलेनिन से याद रख सकते हैं मेलाटोनिन। ये जो मेलाटोनिन है ये क्या करता है, रंग को काला करता है। रंग को काला करता है। देखिए जब शाम होने लगती है और सूरज जब ढल जाता है, शाम हो जाती है मतलब नाइट हो जाती है, तो उस टाइम अपना स्किन आप ध्यान से देखें क्या होता है कि हमारे स्किन जो है ये डार्क दिखने लगता है, मतलब ये जो हमारा स्किन है थोड़ा काला दिखने लगता है, थोड़ा सांवला टाइप का दिखने लगता है। तो ये क्या है, ये मेलाटोनिन हार्मोन के कारण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेरोटोनिन। ये सेरोटोनिन जो है ये नींद लाती है। आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर ये जो सेरोटोनिन है ये बच्चों में ज़्यादा सक्रिय होता है। ये जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें सक्रिय ज़्यादा होता है, ज़्यादा बनता है सेरोटोनिन, इसलिए क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है उसको आप गोद में लेकर 2-3 बार उसके माथे पर ऐसे ठोक देंगे, सो जाओ सो जाओ सो जाओ, वो सो जाएगा। ठीक है, क्यों सो जाएगा, क्योंकि उसमें जो है बच्चों में ये सेरोटोनिन जो है उसमें ज़्यादा बनने लगेगा। आप 2-3 बार माथे पे ऐसे करेंगे तो सेरोटोनिन बनने लगेगा, तो वो क्या होगा, बच्चा को नींद आ जाएगा। लेकिन यही जब सेरोटोनिन जब बड़ा हो जाता है, इंसान एडल्ट हो जाता है मतलब बड़ा हो जाता है, तो इसमें सेरोटोनिन कम बनने लगता है।
उसमें सेरोटोनिन ज़्यादा नहीं बनता है। सेरोटोनिन के कहने का मतलब ये है कि जब लाइट में हम सोएंगे तो उसको डिस्टर्बनेस होती है और वो अच्छे से सेरोटोनिन नहीं बना पाती है, इसीलिए अच्छे से नींद नहीं आती है लाइट में। जब देखिए, जब हमको सोना भी होता है तो लाइट ऑफ करके सोते हैं तो हमें जल्दी नींद आ जाती है और डिस्टर्बनेस नहीं होती है, ताकि जो सेरोटोनिन है लाइट ऑफ होने पर अच्छे से बन सकती है। ठीक है, तो इसीलिए लाइट ऑफ करके ही सोना चाहिए ताकि सेरोटोनिन अच्छे से बने, हमें अच्छे से नींद आए। समझ गए? लेकिन यही जब 45, 50, 60 ऐसे जब इंसान हो जाता है तो उसमें सेरोटोनिन है बहुत कम बनने लगता है, ज़्यादा नहीं बनता है। आप देखे होंगे जो दादा नाना होते हैं लोग, वो क्या है कि 3 बजे ही सुबह उठ जाते हैं, उन लोग को मतलब नींद ही नहीं आती है। सोएंगे मतलब जितना मर्जी सोए, जितना बजे ही सोए, लेकिन उठ जाएंगे सुबह ही। ठीक है, तो उनमें क्या, क्यों ऐसा करते हैं वो लोग इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि उसमें सेरोटोनिन जो है वो कम बनता है, ज़्यादा नहीं बनता है। ये बच्चों में ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा बनता है। समझ गए यहाँ पे सेरोटोनिन के बारे में? देखिए, ये जो पेनल जो है ये कहाँ होता है, तो ये जो शंकर भगवान का तीसरा आँख जिसको कहा जाता है वहीं पर होता है, वहीं पे इसको पाया जाता है। अगर आप इसको बीच में होल करके देखेंगे तो ये जो पेनल है वहीं पे आपको देखेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको थर्ड आई भी कहा जाता है, और हालांकि ये बीच में होता है इसीलिए इसको बायोलॉजिकल ग्लैंड भी कहा जाता है। समझ गए यहाँ पर? चलिए अब देख लेते हैं थायराइड। जब हम ब्रेन पढ़ रहे हैं तो ब्रेन में कौन कौन सी ग्रंथि है? पहला था हाइपोथैलेमस, फिर पेनल, उसके बाद से आएगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना था, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो पीयूष ग्रंथि है उसमें से बहुत ही ज़्यादा हार्मोन निकलता है। ठीक है, उसमें से ज़्यादा हार्मोन निकलता है और इसलिए आपको यहाँ ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आएगा, क्योंकि और सब जब ये पढ़ लेंगे आप ग्रंथि के बारे में तो पीयूष ग्रंथि पढ़ने में आपको आसानी होगी। ठीक है, इसीलिए ये सब पढ़ लेते हैं, पहले डिटेल्स में समझ लेते हैं, इसीलिए लास्ट में हम पीयूष ग्रंथि के बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देते हैं तीसरा थायराइड। थायराइड को हिंदी में अवटु कहा जाता है। अवटु कहा जाता है, ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। देखिए, जो सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि थी वो कौन सी थी? वो लीवर थी। सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि लीवर। लेकिन सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड। ठीक है, थायराइड सबसे छोटी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सॉरी। हाँ, ये बीपी को कंट्रोल करता है। क्या करता है? ये बीपी को कंट्रोल करता है। ये इसमें क्या होता है? ये थायरॉक्सिन हार्मोन से बना होता है। ठीक है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन से बना होता है। ये थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है ये क्या चीज से बना होता है? ये बना होता है टायरोसिन और आयोडीन से। ये टायरोसिन और आयोडीन से बना होता है थायरॉक्सिन हार्मोन। देखिए, जिसमें टायरोसिन और आयोडीन की अगर कमी हो जाए तो उससे बीमारी हो जाती है। उससे कौन सी बीमारी हो जाती है? उससे बीमारी हो जाती है ज्वाइटर। ये ज्वाइटर जो है ये बीमारी हो जाती है जिसको घेंघा कहा जाता है। ठीक है, अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो उससे कौन सी बीमारी हो जाती है? उससे बीमारी हो जाती है ज्वाइटर। अब यहाँ पे देखिए, बच्चों में ये क्या होता है? बच्चों में अगर आयोडीन की कमी हो जाए या फिर थायरॉक्सिन की कमी हो जाए तो उन बच्चों में कौन सी बीमारी हो जाती है? तो बच्चों में हो जाती है सिटिनिज्म हो जाती है। जरूरी नहीं है कि घेंघा ही हो। ठीक है, इसमें बीमारी बच्चों में ये हो जाती है कि देखिए, जिस बच्चों में टायरोसिन और आयोडीन की कमी हो जाएगी उस बच्चे को देखिएगा तो सुस्त बैठा रहेगा। ठीक है, उसको कुछ करने का मन नहीं करेगा, बिल्कुल सुस्त बैठा रहेगा। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है सिटिनिज्म। ठीक है, ये बच्चों में होता है टायरोसिन और आयोडीन की कमी के कारण। एक होता है मैक्सिस्टोमा जो होता है ये मोटा हो जाता है आदमी, जिसमें थायराइड होती है। ये मैक्सिस्टोमा जो होता है उसमें क्या होता है कि उस सिचुएशन में जो पर्सन होते हैं वो ज़्यादा ही फैलने लगते हैं, मोटे हो जाते हैं ज़्यादा ही। ठीक है, तो ये थायराइड की वजह से होता है। क्या होता है कि वो आदमी फैलने लगता है। हाँ, भला कि उसके शरीर में जान तो नहीं रहेगा, लेकिन जो उसका शरीर है वो ज़्यादा ही फैलने लगेगा। समझ गए इसके बारे में आप? अब देखते हैं पाराथायराइड। पाराथायराइड किसको कहा जाता है? तो देखिए, थायराइड जो होता है, थायराइड को ऑटो कहा जाता है, और पाराथायराइड जो है इसको पारा ऑटो कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पाराथायराइड है इसीलिए पारा ऑटो कहा जाता है।
यहाँ पे समझ गए, ये पीयूष को कंट्रोल नहीं करता है, पीयूष ग्रंथि जो होता है उसको ये कंट्रोल नहीं करता है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो पाराथायराइड है इसमें से कौन सा हार्मोन निकलता है, पाराथायराइड में से जो निकलने वाला हार्मोन है वो है पाराथायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। पाराथायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है पाराथायराइड में से। और थायराइड में से कौन सा हार्मोन निकलता था, थायराइड में से जो हार्मोन निकलता था वो निकलता था थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। समझ गए यहाँ पर। तो देखिए जो पाराथायराइड है ये थायराइड के पीछे होता है, पीछे पाया जाता है पाराथायराइड। ये बिल्कुल छोटा छोटा होता है, दाल के दाने के बराबर होता है ये पाराथायराइड। समझ गए। अब यहाँ पे देखिए थाइमस ग्लैंड, ये जो थाइमस ग्लैंड है इसको वक्ष कहा जाता है। वक्ष मतलब होता है छाती, ठीक है। छाती जैसे हो गया चेस्ट, चेस्ट मतलब छाती मतलब वक्ष, एक ही चीज हुआ। इसमें ये क्या चीज का निर्माण करता है, ये प्रोटीन, थाइमस ग्लैंड जो है ये प्रोटीन और लिम्फोसाइट इसका निर्माण करता है। तो आप यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि जो प्रोटीन और लिम्फोसाइट है ये 15 साल के जो कम बच्चे होते हैं, 15 साल के एज से जो कम के एज के बच्चे होते हैं उनमें ये प्रोटीन जो होता है अधिक बनता है, ये थाइमस ग्लैंड अधिक होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो छोटे बच्चे होते हैं मतलब 4-5 साल के या 6-7 साल के, उनके साथ क्या होता है कि बाहर जब जाते हैं खेलने के लिए तो सुबह जाएंगे तो सीधे शाम को आएंगे, ठीक है। सुबह का नाश्ता जो 11 बजे करेंगे, ठीक है। 11 बजे का जो मतलब लंच जो होता है रात को करेंगे डिनर में। तो उनका खाने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, वो कभी भी खाते हैं, कभी मतलब टाइम फिक्स नहीं होता है कि टाइम पर ही ब्रेकफास्ट करेंगे, टाइम पर ही डिनर करेंगे, टाइम पर ही लंच करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। उनका कोई टाइम ही फिक्स नहीं होता है। इसी वजह से उनकी मम्मी भी उनको मारती भी डांटती भी हैं कि मतलब इतना देर जाकर बाहर खेल रहा है, अभी तक कुछ खाया नहीं। तो मम्मी को ये पता नहीं होता है कि उनमें थाइमस ग्लैंड जो है उसमें जो प्रोटीन बनता है वो बना देता है ये थाइमस ग्लैंड। जो भोजन करने के बाद जो उनके अंदर प्रोटीन बनेगा, जो ऊर्जा बनेगा, ये थाइमस ग्लैंड जो है वो बिना भोजन किए ही उनमें ज़्यादा एक्टिव होता है बच्चों में, इसीलिए वो बना देता है, ठीक है। इसीलिए बच्चों को अच्छे से भूख नहीं लगती है और जल्दी वो भोजन करना नहीं चाहते हैं। समझ गए यहाँ पे। और लिम्फोसाइट है, देखिए अब ध्यान से आप जो 2 साल के बच्चे होते हैं, 2 साल के बच्चे ले लीजिए, 1-2 साल के बच्चे जो होते हैं वो मुंह में कुछ भी लगा लेते हैं। कुछ भी लगा लेने का मतलब कुछ भी लगा लेते हैं। देखिए मिट्टी उठा के खा लेंगे मुंह में, ठीक है। चप्पल उठा के मुंह में डाल लेंगे, है ना। कोई गंदी चीज़ है वो उठा के मुंह में डाल लेंगे, मतलब वो कुछ भी डाल लेते हैं। तो ये डाल लेते हैं तो उनसे ये क्या हो सकता है कि उनके अंदर कीटाणु जाएगा, और कीटाणु जाएगा तो बच्चे बहुत जल्दी बीमार पड़ जाएंगे। इसीलिए उनके अंदर जो लिम्फोसाइट है ये ज़्यादा एक्टिव होता है और बच्चे को बीमार नहीं होने पड़ने देता है। क्योंकि जो लिम्फोसाइट है, आपको पता है कि लिम्फोसाइट जो होता है वो कीटाणु का भक्षण कर देता है, मतलब जो कीटाणु होते हैं उनका ये भक्षण कर देता है, ठीक है। तो आपको पता है कि लिम्फोसाइट उसका भक्षण कर देता है, तो उसमें जो बच्चों में होता है ये ज़्यादा एक्टिव होता है, इसीलिए बच्चे ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते। जितना वो गंदगी मुंह में डालते हैं, अगर ये लिम्फोसाइट ज़्यादा एक्टिव नहीं होता तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ते। इसीलिए जो लिम्फोसाइट होता है ये ज़्यादा एक्टिव होता है, इसीलिए बच्चे ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए एडल्ट के बारे में, ठीक है। जो एडल्ट होते हैं 15 साल के जो कम एज के बच्चे होते हैं, मैं उनके बारे में बोली हूँ कि जो प्रोटीन उनके अंदर होता है वो थाइमस ग्लैंड के मतलब ज़्यादा एक्टिव होता है, बना देता है। और लिम्फोसाइट भी एक्टिव होता है 15 साल के कम एज के बच्चों में। तो ये लिम्फोसाइट भी ज़्यादा एक्टिव होने के कारण बच्चे बीमार ज़्यादा नहीं पड़ते हैं। अब एडल्ट के बारे में देखिए, जो एडल्ट होते हैं, जो बड़े होते हैं, तो उनमें जो प्रोटीन बनेगा तो उनको भोजन करना पड़ेगा तभी उनमें प्रोटीन बनेगा। ऐसे उनके अंदर प्रोटीन नहीं बन सकता है, वो भोजन उनको सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम करना पड़ेगा तभी उनके अंदर अच्छे से प्रोटीन बनेगा। समझ गए यहाँ पर, अच्छे से प्रोटीन बनेगा। और लिम्फोसाइट जो है उनके अंदर भी एक्टिव होता है। बड़े आदमी जो होते हैं, एडल्ट होते हैं, उनके अंदर भी लिम्फोसाइट एक्टिव होता है, बनता है, तभी वो कीटाणु का भक्षण कर देता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जितना बच्चों में एक्टिव होता है बड़ों में उतना एक्टिव नहीं होता। इसीलिए बड़े जो होते हैं उनको ध्यान से रहना चाहिए ताकि कुछ गंदी गंदी चीज़ें मुँह में ना जा सके। लेकिन फिर भी क्या होता है, देखिए कई पर्सन ऐसे होते हैं कि कोई काम कर रहे होते हैं, ठीक है।
अगर कोई आदमी आया और बोल दिया आपसे कि लीजिए प्रसाद, ठीक है, तो क्या करेगा, हाथ ऐसे ही पोंछ लेगा और पोंछ कर बोलेगा, ले लेगा प्रसाद और मुंह में डालेगा। तो आप सोचिए कि वो काम कर रहा था, बिना हाथ धोए वो प्रसाद खाया है, तो उसके मुंह के अंदर, मतलब मुंह में, पेट के अंदर कितना कीटाणु चला गया। तो उसके पेट के अंदर कीटाणु चला गया तो फिर वो भी बीमार पड़ सकता है। लेकिन उसके अंदर भी लिम्फोसाइट एक्टिव होता है बड़े आदमी के अंदर, इसीलिए वो कीटाणु का भक्षण कर जाता है, समझ गए। इसीलिए बड़े भी स्वस्थ रहते हैं और छोटे भी स्वस्थ रहते हैं लिम्फोसाइट की वजह से, क्योंकि कीटाणु का भक्षण करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं एड्रीनल जो है, एड्रीनल जो है इसको अधिवृक्क कहा जाता है। एड्रीनल को क्या कहा जाता है, अधिवृक्क कहा जाता है। ये क्या है कि जो किडनी है, किडनी के ऊपरी भाग को अधिवृक्क कहा जाता है, मतलब एडरीनल कहा जाता है, एडरीनल कहा जाता है। अधिवृक्क को ये किडनी के ऊपरी भाग में होता है। जब हम उत्सर्जन तंत्र पढ़ा रहे थे उसी में हम आपको बता दिए हैं कि अधिवृक्क जो होता है ऊपरी भाग में होता है, ठीक है। हम आपको उत्सर्जन तंत्र में इमेज से पढ़ाए हैं एड्रीनल के बारे में, अधिवृक्क के बारे में। इसको डिजिटल नाम जो है वो 4S या 3F कहते हैं, समझिए। यहाँ पे ये जो एड्रीनल हार्मोन निकलता है, एड्रीनल जो है एड्रीनल हार्मोन निकलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो पर्सन होते हैं, जो बड़े होते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्सा की वजह से देखिए उनका मतलब बॉडी कंट्रोल में नहीं रहता है, वो मार पीट करने पे उतर जाते हैं। और अगर उनको ज़्यादा गुस्सा आ गया तो एक थप्पड़ देंगे अगर किसी को तो उनको दांत भी लग जाता है, ठीक है। तो उसी को कहा जाता है फाइट एंड फ्लाइट, मतलब ज़्यादा गुस्सा आ जाने से किसी को पीट देना, उसी को कहा जाता है फाइट एंड फ्लाइट, समझ गए। यहाँ पर ये बीपी को ज़्यादा तेज कर देते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे होगा, अगर ज़्यादा गुस्सा आएगा, किसी को ज़्यादा गुस्सा आएगा तो बीपी को तेज हो जाएगा उनका, बीपी जितने गुस्सा आएगा उतना ही बीपी तेज होगा, ठीक है। तो समझ गए आप एड्रीनल के बारे में। अब देखिए गोनेडेड ग्लैंड, गोनेडेड ग्लैंड जो है ये जनन हार्मोन निकालता है, ठीक है। इसमें से जो निकलता है हार्मोन वो जनन हार्मोन निकलता है। तो गोनेडेड ग्लैंड को जनन हार्मोन कहा भी जाता है और जनन हार्मोन निकालता भी है, ठीक है। तो जनन हार्मोन किस किस में से निकलता है, तो मेल और फीमेल, ये दो आदमी में से क्या होगा, जनन हार्मोन निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो मेल होते हैं, मेल में क्या होता है, टेस्टिस होता है, टेस्टिस होता है। तो देखिए जो टेस्टोस्टेरोन होता है इसमें क्या होता है कि उसमें से यूरिन निकलता है और उसमें से गंध आती है, ठीक है। तो ये देखिए अब यहाँ पे ध्यान से समझिए आप, जो ये टेस्टोस्टेरोन है, ये जो फौजी होते हैं वो क्या, अगर जंगल में रहेंगे तो क्या करेंगे, जंगल के किनारे किनारे क्या करेंगे, अपने सुरक्षा के लिए उधर यूरिन पास कर देंगे, मतलब वो पेशाब कर देंगे ताकि दूसरा कोई जानवर अंदर नहीं आ सके, जंगल के अंदर नहीं आ सके। क्यों, क्योंकि पेशाब में गंध होता है। आपको पता है कि यूरिया होता है, अमोनिया से ही यूरिया बनता है, इसीलिए अगर 2 घंटे के बाद फिर यूरिया रह जाए तो अमोनिया में परिवर्तन हो जाता है, इसीलिए पेशाब में गंध हो जाता है। तो क्या करते हैं, यूरिन पास कर देते हैं, मतलब बॉर्डर बना देते हैं वहाँ पे, ताकि दूसरा कोई जानवर अंदर नहीं आ सके। चलिए आप यहाँ पे एक और ध्यान दीजिए, जैसे कुत्ता होता है, कुत्ता क्या करता है कि अपना बॉर्डर बना लेता है कि हमारा एरिया इतना दूर का है। तो कोई बाइक रहता है तो वो मोटरसाइकिल पे मतलब अपना यूरिन पास कर देता है, तो क्या होता है वहाँ पे यूरिन में से गंध निकलता है, तो यूरिन पास कर देता है, वहाँ पे अपना बॉर्डर बना लेता है कि हमारा इतना ही दूर का बॉर्डर है, ठीक है, हमारा एरिया इतना दूर का है। लेकिन बाइक वाला आता है और बाइक वाला आकर क्या करता है, अपना बाइक स्टार्ट कर देता है और लेकर चला जाता है। जब वो बाइक अपना स्टार्ट करके लेकर चला जाता है तो देखिए अगर वो कहीं अपना बाइक लेकर गया तो उस बाइक के पीछे अगर कुत्ता भागने लगा तो ये समझते हैं हम लोग कि हमारे बाइक के पीछे कुत्ता क्यों भाग रहा है ना। हम लोग यही समझते हैं कि हमारे बाइक के पीछे कुत्ता क्यों भाग रहा है, ऐसा क्या हमारे बाइक में या फिर हमें में कोई कमी है, ऐसा भी लगने लगता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जिस बाइक के पीछे अगर कुत्ता भागे, समझ लीजिए उस बाइक पे कुत्ता की दूसरे किसी कुत्ता ने अपना यूरिन पास किया है, ठीक है। तो अगला जो दूसरा कुत्ता देखेगा वो क्या, वो सोचेगा कि कुत्ता यहाँ कहाँ से आ गया, ठीक है। तो कुत्ता का जो यूरिन है उससे वो महक के वो समझ जाएगा कि इस बाइक पे किसी कुत्ते ने पेशाब किया है, किसी कुत्ते का यूरिन पास किया है, तो वो बाइक के पीछे भागने लगेगा, समझ गए आप। तो यूरिन पास जो होता है उसमें गंध होती है और उस बॉर्डर बना देता है लोग, उसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा होता है शुक्राणु, शुक्राणु मतलब स्पर्म, ये प्रजनन का काम करता है।
आप समझ गए, दो काम है इसका, दो हार्मोन निकलता है, दोनों हार्मोन के बारे में आप समझ गए, जो मेल से निकलता है। अब फीमेल के बारे में देख लेते हैं। फीमेल जो होती है उनके भी दो ओवरी होते हैं, फीमेल के भी ये दो ओवरी होते हैं, लेकिन उसमें से 3 हार्मोन निकलता है। अब कौन कौन सा हार्मोन निकलता है ये ध्यान दीजिए। पहला निकलता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो हार्मोन निकलता है वो पीरियड का वो करता है, पीरियड कब आएगा नहीं आएगा पीरियड का निर्माण करता है जो एस्ट्रोजन होता है। अब यहाँ पे देखिए जो प्रोजेस्टेरॉन होता है, प्रोजेस्टेरॉन का मतलब होता है कि सेफ रखना, प्रोटेक्ट रखना। देखिए जो बच्चे माँ के पेट में होते हैं, मतलब वो उनके बच्चे को प्रोटेक्ट कौन रखता है, तो उनको बच्चे को प्रोटेक्ट 9 महीने तक कौन रखता है, प्रोजेस्टेरॉन रखता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो प्रोटेक्ट रखता है बच्चे को, ठीक है, मतलब 9 महीना तक उसको संभाल के रखता है, ये जो हार्मोन है। लेकिन देखे होंगे आप किसी औरत के साथ क्या होता है कि उनका मिसकैरेज हो जाता है। तो मिसकैरेज क्यों हो जाता है, क्योंकि इसलिए हो जाता है क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन जो है ये अच्छे से एक्टिव नहीं हो पाता, अच्छे से काम नहीं कर पाता है, इसीलिए उनका मिसकैरेज हो जाता है। समझ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए तीसरा हार्मोन जो है रिलैक्सिन। ये रिलैक्सिन जो हार्मोन होता है ये क्या होता है कि जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो ये फ्लेक्सिबल का काम करता है। फ्लेक्सिबल काम मतलब होता है कि मतलब उसमें सॉफ्टनेस फील करता है कि ताकि अच्छे से नॉर्मल डिलीवरी हो सके। समझ गए यहाँ पर। लेकिन क्या होता है कि डॉक्टर जो होते हैं, बहुत ऐसी लेडीज होती है अगर डॉक्टर के पास जाती हैं तो डॉक्टर इसका मिस यूज भी कर देते हैं। मिस यूज क्या कर देते हैं, मिस यूज ये कर देते हैं कि देखिए कोई प्रेग्नेंट औरत गई डॉक्टर के पास, मेडिसिन ली, सारे मेडिसिन तो देते ही देते हैं, साथ में वो एक मेडिसिन देते हैं रिलैक्सिन को, मतलब कि ऐसा मेडिसिन दे देते हैं जो रिलैक्सिन जो हार्मोन होता है ये बनना उनमें कम हो जाने लगता है। जब कम बनने लगता है तो उनमें फ्लेक्सिबल नहीं हो पाएगा, मतलब नॉर्मल डिलीवरी अच्छे से नहीं हो पाएगी, इसलिए उनको सीजर करना पड़ेगा, मतलब ऑपरेशन कराना पड़ेगा। जब ऑपरेशन कराना पड़ेगा तो इससे डॉक्टर को ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है ऑपरेशन करके, लेकिन जो प्रेग्नेंट औरत है उसको ज़्यादा ही नुकसान हो जाता है। बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन जो औरत होती है उसको ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसीलिए आप कहीं भी चेकअप कराएं, कोई भी डॉक्टर से मेडिसिन लें तो आप हर मेडिसिन का आप नेट पे ध्यान से देख लीजिए कि किस मेडिसिन का क्या काम है, ठीक है। क्योंकि कोई डॉक्टर होते हैं, मैं सब डॉक्टर के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, कोई डॉक्टर होते हैं जो इसका मिस यूज भी कर देते हैं थोड़ा सा पैसों के चक्कर में, ठीक है। तो आप इसका ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए आप इतना समझ गए हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसी के बारे में हम और आगे देखते हैं। देखिए अब पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में समझते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो है ये ब्रेन के बेस या आधार तल में होता है। देखिए कहा जा सकता है कि जो हमारा ब्रेन है ये जो पीयूष ग्रंथि के ऊपर है, ठीक है, आधार या तल में है, तो आधार या तल जो पीयूष ग्रंथि है इसके ऊपर हमारा ब्रेन है। समझ गए। अब यहाँ पे देखिए जो पीयूष ग्रंथि जो है ये सबसे छोटी ग्रंथि है, सबसे छोटी ग्रंथि है। इसका वजन कितना होता है, इसका वजन होता है 0.6 ग्राम, इसका जो वजन होता है। समझ गए। ये पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। पीयूष ग्रंथि जो है ये पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। अब इससे कितने हार्मोन निकलते हैं पीयूष ग्रंथि से? पीयूष ग्रंथि से 5 हार्मोन निकलते हैं। 5 हार्मोन कौन कौन से निकलते हैं ये ध्यान दीजिए। पहला है TSH, पहला हार्मोन निकलता है, मतलब ये है थायराइड एस्टिमुलेटेड हार्मोन। थायराइड एस्टिमुलेटेड हार्मोन जो निकलता है ये क्या होता है, थायरॉक्सिन बनाने के लिए, अगर हमारे बॉडी में थायरॉक्सिन की कमी हो जाती है तो उसको बनाने के लिए जो ब्रेन है वो क्या करता है, थायराइड ग्लैंड को उत्तेजित करता है। समझ गया। थायरॉक्सिन बनाने के लिए यहाँ पे हो गया ये जो TSH है ये हार्मोन। समझ गए। जो दूसरा हार्मोन है STH, दूसरा हार्मोन कौन सा निकलता है पीयूष ग्रंथि से? दूसरा हार्मोन निकलता है STH, मतलब स्मेटोट्रोपिक हार्मोन। स्मेटोट्रोपिक जो हार्मोन होता है ये क्या करता है, वृद्धि नियंत्रण करता है। वृद्धि नियंत्रण का मतलब ये है कि अगर ये स्मेटोट्रोपिक हार्मोन जो होता है अगर ये किसी में ज़्यादा ही एक्टिव हो जाए तो उसकी जो हाइट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए ग्रेट खली हैं, WWE वाले ग्रेट खली हैं जो इंडिया के हैं, तो उनमें क्या है ये ज़्यादा ही उनमें एक्टिव है तो उनकी क्या है हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अगर किसी में ये ज़्यादा कम एक्टिव हो गया, ये कम हो गया, उसमें उनकी कम हो जाएगा तो उसकी क्या हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा, जिसको कहा जाता है ना बौना,
वो वैसा हो जाएगा। तो आप समझ गए कि जो एसोमेट्रोट्रॉपिक हार्मोन होता है ये क्या करता है, वृद्धि को नियंत्रण करता है। समझ गए। अब यहाँ पे देखिए जो तीसरा हार्मोन निकलता है पीयूष ग्रंथि से, तीसरा हार्मोन है LTH। LTH का मतलब हो गया लैक्टोजेनिक हार्मोन। ये लैक्टोजेनिक हार्मोन जो होता है ये क्या करता है कि दूध का निर्माण करता है। ये दूध का निर्माण करता है, दूध का निर्माण करता है मतलब कि जो माँ होती है, जैसे गाय को देख लीजिए, गाय होती है उसका दूध दूहना कितना मुश्किल होता है। तो आप ये सोचिए कि उसका दूध दूहना इतना मुश्किल होता है, तो उसका जो बच्चा होता है 1 दिन का, वो कैसे अपनी माँ का दूध पी सकता है। किसी का भी बच्चा, मानव की बच्चा ले लीजिए, अगर जो औरतें होती है उनके बच्चा उनके दूध कैसे पी सकता है जब 1 दिन का बच्चा है। ठीक है, माँ की ग्रंथि में सिर्फ ये हार्मोन जो है लैक्टोजेनिक हार्मोन, ये सिर्फ दूध का निर्माण करता है, बस उसके आगे कुछ नहीं करता है। दूध का सिर्फ निर्माण कर देता है। तो ये सिर्फ निर्माण कर देता है, तो बच्चा दूध कैसे पी सकता है। तो उसके लिए जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है ये क्या करता है, दूध को स्त्राव करने लगता है, मतलब बाहर निकलने लगता है आसानी से। जब ये दूध का स्त्राव करने लगता है, अच्छे से निकलने लगता है, तो बच्चा चाहे 1 दिन का हो, बच्चा चाहे 2 दिन का हो, वो आसानी से अपनी माँ का दूध पी सकता है, चाहे वो किसी औरत का बच्चा हो या फिर किसी गाय का बच्चा हो। समझ गए यहाँ पर। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान देखिए, यहाँ पर ये जो वेसोपोरेसिन है, ये जो वेसोपोरेसिन हार्मोन जो होता है ये निकलता है, तो ये क्या करता है, पेशाब का सांद्रता बनाता है। ये पेशाब की सांद्रता को रखता है कंट्रोल। अगर ये किसी में ज़्यादा ही मात्रा में ऐसा हो गया तो ये क्या करेगा कि पेशाब को ज़्यादा गाढ़ा बना देगा। ठीक है, अगर ज़्यादा मात्रा में हो गया, अगर कम मात्रा में हो गया तो ये क्या होगा कि पेशाब पूरा मतलब पूरे पानी हमारे बॉडी को पतला होकर निकलने लगेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ गए कि जो पीयूष ग्रंथि है इससे कितने प्रकार का हार्मोन निकलता है, इससे 5 प्रकार का हार्मोन निकलता है। क्या करता है, पहला है TSH, ये क्या करता है, हमारे शरीर में थायरॉक्सिन की कमी हो जाती है तो क्या होता है, थायराइड को उत्तेजित करता है, थायराइड को ग्लैंड को उत्तेजित करता है। और दूसरा कौन सा हार्मोन निकला था, दूसरा हार्मोन निकला था STH हार्मोन निकलता है, जो है सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन, जो क्या करता है, वृद्धि को नियंत्रण करता है। समझ गए, यहाँ पे क्या करता है, वृद्धि को बढ़ाता है घटाता है। तो ये कौन नियंत्रण करता है, ये करता है सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन। तीसरा कौन सा हार्मोन निकला था, तीसरा हार्मोन निकला था LTH मतलब लैक्टोजेनिक हार्मोन। ये क्या करता है, दूध का निर्माण करता है, दूध का निर्माण करता है। इसको कहा जाता है, ये जो LTH हार्मोन है इसको कहा भी जा सकता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन इसको कहा जाता है, ये दूध का निर्माण कराता है। चौथा कौन सा था, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, दूध का स्त्राव कराने लगता है, मतलब दूध अच्छे से निकालने लगता है। और पांचवा जो है ये था वेसोपोरेसिन हार्मोन, ये पेशाब की सांद्रता को बनाता है। देखिए हम समझ गए यहाँ पर। तो यहाँ पे हो गया पूरा कंप्लीट अंतःस्रावी ग्रंथि जो है ये पूरा कंप्लीट यहाँ पे हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बचा है मिक्स्ड क्राइन ग्लैंड। मिक्स्ड क्राइन ग्लैंड मतलब मिश्रित स्रावी ग्रंथि बचा है, तो उसको अलग पार्ट में हम डिटेल्स में उसको समझ लेंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।